जीवन है तो समस्या भी होगी, बारिश है तो तूफान भी होगा। जीवन उन्हीं समस्याओं से लड़ने की कहानी है। तो डरिए नहीं, समस्याओं से जूझते रहिए और जीवन को संवारते रहिए। आज के गोल्ड श्रृंखला में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज के विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अंतिम तक बने रहें और अपने मस्तिष्क का विस्तार करते रहें। आइए देखते हैं आज हम लोग के पास कौन कौन से विषय हैं। आज हम लोग के पास शुरुआत में ऐसे दो विषय हैं जो एक दूसरे से काफ़ी करीब से जुड़े हुए हैं। एक तो है ग्राम सभा जागरूकता अभियान। ग्राम सभा जागरूकता अभियान है और जो सामुदायिक वन संसाधन अधिकार से जुड़ा हुआ है। और दूसरा है पेशा कानून। पेशा कानून के बारे में मुख्यमंत्री जी ने कुछ कहा है। पेशा कानून में ग्राम सभा को दिए गए अधिकारों की जानकारी देने चलाया जाएगा जन जागरण अभियान। पेशा अधिनियम के बारे में जनमानस को जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाया जाएगा, ऐसा कह रहे हैं मुख्यमंत्री। तो ये जो सामुदायिक वन संसाधन अधिकार है जिसकी जागरूकता के लिए अभियान चलाया जा रहा है, ग्राम सभा जागरूकता अभियान 9 अगस्त से 26 जनवरी तक। 9 अगस्त यानी कि विश्व आदिवासी दिवस से लेकर गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी तक ये अभियान चलाया जा रहा है। और इसके अभियान के लिए पेशा के लिए अभी तक तिथि जारी नहीं की गई है। तो ये जो सामुदायिक वन संसाधन अधिकार है, यह वन अधिकार अधिनियम 2006 और पेशा अधिनियम 1996, ये दोनों आपस में करीब से जुड़े हुए हैं और इनमें कई समानताएं भी हैं और इनमें कई असमानताएं भी हैं। तो उन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम लोग इन दोनों को अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे, दोनों को स्पष्ट रूप से अपने मस्तिष्क में नहीं रखेंगे, तब तक हमें परेशानी होती ही रहेगी। इसकी समस्या के जाल में हम फंसे ही रहेंगे। अगर वहाँ से मुक्त होना चाहते हैं तो इन दोनों को पृथक रूप में समझना ही पड़ेगा। उसके अलावा और कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पेशा अधिनियम के बारे में। और ये आप देख रहे हैं, यह एक ट्राइबल महिला है और इस ट्राइबल महिला को यहाँ इसलिए दिखाया गया है क्योंकि जो पेशा अधिनियम है वो इन्हीं से जुड़ा हुआ है। तो पेशा अधिनियम के बारे में पहले कुछ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, उसको जान लेते हैं, तत्पश्चात हम लोग चलेंगे पेशा अधिनियम के बारे में। तो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पेशा कानून का नियम बना दिया गया है जिसे गजट में प्रकाशित भी किया जा चुका है। तो साथ ही अधिनियम 1996 में बन गया था और यह लागू भी हो गया था, लेकिन कई राज्यों ने इस अधिनियम के तहत नियम नहीं बनाए थे जिससे यह जमीनी स्तर पर लागू नहीं हुआ था। तो छत्तीसगढ़ में विश्व आदिवासी जो दिवस है 9 अगस्त, उस दिन इसके नियम बना दिए गए और गजट में प्रकाशित भी कर दिया गया और यह अधिनियम जमीनी रूप से लागू भी हो गया है। वही बता रहे हैं मुख्यमंत्री साहब। दूसरा जो है, इस कानून में ग्राम सभा को ताकत दी गई है कि गांव के सभी व्यक्ति मिलकर ग्राम हित में फैसला लेंगे। इस कानून से किसी व्यक्ति को घबराने की जरूरत नहीं है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला वर्ग सभी अधिकार दिए गए हैं। सब मिलकर लोगों के हित में फैसला लेंगे। समझेंगे इसको। ग्राम सभा के बारे में यह जानकारी वो दे रहे हैं। सामान्य ग्राम सभा जो रहता है उससे अनुसूचित क्षेत्रों की जो ग्राम सभा होती है वो पृथक रूप से कार्य करती है। तो उसी के बारे में वो बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेशा कानून नियम में ग्राम सभा को दिए गए अधिकार की जानकारी देने एवं जन जागरूकता के लिए जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। तो जन जागरण अभियान की वो बात कर रहे हैं, किसके लिए? तो पेशा के बारे में। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से लेकर संस्कृति के संरक्षण के लिए लगातार कार्य कर रही है। तो किसके लिए? जनजातियों के लिए, वनवासियों के लिए। तो आइए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं पेशा अधिनियम और वन अधिकार अधिनियम। ये दोनों की जड़ एक ही है और ये एक ही जड़ से निकली दो अलग अलग शाखाएं हैं। तो थोड़ा समझना पड़ेगा हम लोगों को। और एक सिविल सेवक आकांक्षी के रूप में एक छत्तीसगढ़ के निवासी का भी यह कर्तव्य है कि इसको जाने। और आप तो एक सिविल सेवक आकांक्षी हैं तो आपका कर्तव्य और भी ज़्यादा बढ़ जाता है यहाँ पर। तो ये पहले इसको जान लेते हैं कि यह आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की 30.62% आबादी जनजातीय आबादी है।
तो जब इतनी विशाल संख्या है जनजातियों की और यह उनसे जुड़ा अधिनियम है, पेशा अधिनियम या वन अधिकार अधिनियम, तो क्यों नहीं महत्वपूर्ण होगा। और दूसरा बात है कि ये जो पेशा अधिनियम है और वन अधिकार अधिनियम है यह वनों से जुड़ा हुआ है। और आप जानते हैं छत्तीसगढ़ के लगभग 44.21% पर जंगल पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। तो यह इन दोनों आंकड़े आपको बताते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रारंभिक परीक्षा से लेकर मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार तक। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए थोड़ा हमें पृष्ठभूमि को समझना पड़ेगा। साथियों, इस दुनिया में और समेत इस भारतवर्ष में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घने वृक्षों के बीच में रहते हैं। जंगली जानवर ही उनके साथी हैं, वन ही उनका निवास क्षेत्र है और वन से ही उनका जीवन चलता है। उनकी आजीविका वनों पर ही आधारित है। यहाँ शहरों की तरह वहाँ कंक्रीट नहीं है, मोटर गाड़ियाँ नहीं है। शहरों में तो इलेक्ट्रिक वाहन की बात हो रही है, वहाँ तो कंबस्टन इंजन वाली मोटर गाड़ी ही नहीं है। और यहाँ देखेंगे शहरों में इंडस्ट्रियल 4.0 की बात हो रही है, जबकि इस देश में कुछ क्षेत्र अभी ऐसे भी हैं जहाँ पर बिजली की सुविधा नहीं है। एक तरफ हम लोग ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो एक तरफ वे लोग ऐसे भी हैं जो अभी कंप्यूटर से भी वाकिफ़ नहीं है। साथियों, अबुझमाड़ भी एक क्षेत्र छत्तीसगढ़ का ऐसा है जहां ऐसे ही लोग निवास करते हैं जो मुख्य धारा से कटे हुए हैं। और तो ये जो लोग हैं इनकी जीवन पद्धति शहरों की जीवन पद्धति से अलग होती है। शहरों में जीवन आसान होता है, वहाँ जीवन जीने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, जीने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। अभी आप शहरों को लोगों को देखोगे तो फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया में नहीं कहता हूँ, सोशल मीडिया कहता हूँ, सोशल मीडिया में नेचुरल लवर लिखे रहते हैं। तो हम लोग को हरे भरे वृक्ष अच्छे लगते हैं, लेकिन वो हमें केवल छुट्टी के लिए अच्छे लगते हैं। 8 दिन हम लोग को आनंद आएगा, 9वें दिन हम लोग उस कठिनाई को पार नहीं कर पाते हैं और चले आते हैं। वहाँ पिज़्ज़ा नहीं मिलेगा, फास्ट फूड नहीं मिलेगा, वहाँ तो आपको भोजन, प्रतिदिन के भोजन के लिए भी वन तक जाना पड़ेगा। तो वहाँ का जीवन बहुत कठिन होता है। और वहाँ जो वहाँ लोग रहने वाले लोग हैं, तो अगर ये वन क्षेत्र है तो ये जो वन होता है यह पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और वनों के बिना पृथ्वी की कल्पना ही नहीं की जा सकती। और दूसरी बात, वनों से कौन जुड़ा हुआ है तो अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या अधिकांश वनों में ही निवास करती है। और अनुसूचित जनजातियों के साथ अन्य परंपरागत वन निवासी भी रहते हैं, कुछ अलग समुदाय भी रहते हैं अन्य परंपरागत वन निवासी। तो ये जो वन है, ये वन पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वनों के बिना पृथ्वी में जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। और जो वन होते हैं, वन से अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी का भी जुड़ाव है। तो यह आपको समझना चाहिए। तो ये जो वन होते हैं पर्यावरण की दृष्टि से और इन लोगों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लेकिन इस वनों पर साथियों, इस वनों पर और यहाँ रहने वाले जंगली जानवरों पर कुछ लोगों की नज़र थी। तो किसकी नज़र थी? शहर वालों की, बड़े बड़े निगमों की, सरकारों की। वे क्यों नज़र थी इस वन पर? क्योंकि ये जो वन होते हैं यहाँ विशाल संपदा पाई जाती है, विशाल संपदा पाई जाती है, जैसे कि खनिज हो गए, टिम्बर हो गए, लकड़ी हो गई, औषधि हो गई और अन्य वन उत्पाद यहाँ पाए जाते हैं। तो इनके दोहन के लिए इन शहरों वालों की यहाँ पर नज़र थी और ऐसा होता भी आया। अंग्रेज़ों के पहले जो राजा होते थे इन वन निवासियों से वन संसाधन लेते थे और बदले में उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते थे। जब अंग्रेज आए तो आज़ादी के पहले जब अंग्रेज़ों ने वनों को स्टेट प्रॉपर्टी घोषित कर दिया, आज़ादी के पहले वो जो वन था, वन को उन्होंने राजकीय संपत्ति घोषित कर दिया। और राजकीय संपत्ति घोषित करने के बाद
वे वनों का अंधाधुंध दोहन करते रहे और इस अंधाधुंध दोहन में ना ही उन्होंने पर्यावरण का ध्यान रखा और ना ही वनों पर आश्रित रहने वाले अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों का ध्यान रखा। तो ऐसे में यहाँ कई आंदोलन भी होते हैं। छत्तीसगढ़ में भी कई जनजातियों ने आंदोलन किया है इस अंधाधुंध दोहन के खिलाफ, उनको वनों से वंचित करने के खिलाफ में। गुंडाधुर हो गए यहाँ पर, और भारत में बिरसा मुंडा हो गए, गेंद सिंह हो गए, ऐसे न जाने कितने देश भर में जनजाति आंदोलन हुए हैं इसी गतिविधि के कारण। आज़ादी के बाद भी 1950 से लेकर 1970 तक यही स्थिति बनी रही। सरकार अंधाधुंध दोहन करती रही वन संसाधनों का, और इस दौरान सरकार ने ना ही पर्यावरण का ख्याल रखा और ना ही वनवासियों के हितों का ध्यान रखा। 1970 के बाद से लेकर 1988 तक सरकार को यह समझ में आया, अगर इन वन संसाधनों का इसी तरीके से अंधाधुंध प्रयोग करते रहे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये वन संसाधन खत्म हो जाएंगे और प्रकृति पर जीवन पनप या फिर अस्तित्व में नहीं रह पाएगा। तो उन्होंने इस वन संसाधनों के दोहन के साथ साथ पर्यावरण के हितों को भी शामिल किया, लेकिन इस बार भी वन निवासी छूट गए। पर्यावरण का तो ध्यान रखा गया। इसी के बाद आप जानते हैं कि 1971 में ये पर्यावरण कब आया, जब विश्व स्तर में पर्यावरण आंदोलन शुरू हुआ। 1971 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट हुआ था, जिसे स्टॉकहोम कन्वेंशन भी कहते हैं। 1972 में यूएनईपी की स्थापना हुई। तो इसी पर्यावरण के संरक्षण के लिए वन संसाधनों के दोहन के साथ सरकार कई कानून पारित करती है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। इसके आगे आप देखेंगे तो वाटर पॉल्यूशन अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये पर्यावरण को भी ध्यान में रखा गया। 1970 से लेकर 1988 तक इस दौरान सरकार ने वनों को संरक्षित कर दिया, प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दिया, और वहाँ वन निवासियों के आने जाने पर कई तरीके के प्रतिबंध लगाए गए। सोचिए, जहाँ वह वन जो उन अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत निवासियों का निवास स्थल है, वहीं से उनका जीवन चलता है, वहीं से उनको वंचित किया गया और सरकार अपना वन संसाधनों का प्रयोग कर रही है और उनको तो वंचित कर दिया। परिणाम तो होना ही था, आंदोलन तो चलना ही था, क्योंकि कोई भी कब तक सहेगा, किसी को कब तक दबाओगे, एक समय तो फटकर बाहर आएगा ही आएगा। कई आंदोलन होने लगे और साथ में जो पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास किए गए उसके भी सार्थक नतीजे नहीं आ रहे थे। तो 1988 के बाद सरकार ने निर्णय लिया कि वन संसाधनों का दोहन तो हो ही, साथ में पर्यावरण के वन संसाधनों के दोहन के साथ पर्यावरण और वन निवासियों को भी साथ लेना पड़ेगा। तो इसमें वन संसाधनों के दोहन के साथ साथ पर्यावरण और वनवासियों के हितों को भी ध्यान देना सरकार ने शुरू किया। इस पर चर्चाएं होने लगी, क्योंकि एक पर्यावरण का संरक्षण वनवासी बेहतर कर सकता है एक वैज्ञानिक की भी तुलना में। साथियों, संसद में बैठकर आप वनों की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। तो उनको यह बात समझ में आ गई थी, अगर वनवासियों के हितों को ध्यान में रखेंगे, अगर उनको कुछ अधिकार देंगे तो पर्यावरण भी उससे हमारा संरक्षित होगा। तो आगे चलकर 1988 के बाद ही चर्चा शुरू हुई कि वनवासियों को भी इस प्रक्रिया में साथ लेना पड़ेगा और दो अधिनियम अस्तित्व में आए। एक था पेशा अधिनियम का फुल फॉर्म क्या है? PESA, पंचायत एक्सटेंडेड टू शेड्यूल एरिया, अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत का विस्तार अधिनियम 1996। दूसरा अधिनियम पास किया गया वन अधिकार अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम 2006। तो ये दो अधिनियम पारित किए गए उसी प्रयास में, इसमें वनवासियों के हितों को भी ध्यान में रखा गया था। तो ये जो दो अधिनियम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक दूसरे से पृथक भी हैं। ये पेशा अधिनियम दिख रही है, एक राजनीतिक अवधारणा है।
राजनीतिक अवधारणा है। इसके जरिए जो वनवासियों को स्वशासन प्रदान किया गया था, जबकि ये जो वन अधिकार अधिनियम है यह आर्थिक अवधारणा पर आधारित है। जो वन संपदा है उन वन संपदा पर वनवासियों के अधिकारों को सुनिश्चित किया गया था। यह एक आर्थिक अवधारणा है। दोनों में अगर आपको अंतर करना हो तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो पेशा अधिनियम एक राजनीतिक अवधारणा है, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, और इसमें उन लोग को सेल्फ गवर्नेंस प्रदान किया गया था। पंचायतों का विस्तार किया गया था अनुसूचित क्षेत्रों तक, और उन पंचायतों की जो शक्तियां होती हैं, उन पंचायतों की जो अधिकार होते हैं वो सामान्य पंचायतों की तुलना में अलग होते हैं। और वन अधिकार अधिनियम के तहत वन संसाधनों जैसे कि वहाँ के जो गौड़ खनिज हो गए, रेत हो गए, मुरुम हो गए, पत्थर हो गए, और लघु वन उत्पाद है, गिरी हुई टहनियां हैं, तो उन पर अधिकार सुनिश्चित करने के लिए वन अधिकार अधिनियम 2006 को लागू किया था। तो ये दो अधिनियम आए 1988 के बाद, जब सरकार ने निर्णय लिया कि आर्थिक दोहन के साथ साथ वनों का हम लोगों को पर्यावरण का संरक्षण भी करना पड़ेगा और वनवासियों के हितों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पेशा अधिनियम के बारे में हम लोग। तो ये जो पेशा अधिनियम के बारे में हम लोग जान लेते हैं, तो इसका ये आप ध्यान में रखेंगे पेशा अधिनियम को। तो ये पेशा अधिनियम के बारे में आप देख रहे होंगे, तो ये ध्यान में रखेंगे ये जो पेशा अधिनियम है यह कब आया था, तो 1996 में आया था। ये छत्तीसगढ़ में अधिनियमों के अधिनियमित वर्ष पूछे जाते हैं। आज से लगभग 25 साल पहले ये आया था, और यह किस पर आधारित है, तो स्वशासन की अवधारणा पर आधारित है। और जब यह अधिनियम बना तो जो संविधान का 5वीं अनुसूची है तो उसका यहाँ समर्थन हुआ। संविधान के 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय और अन्य जो उत्तर पूर्वी राज्यों के प्रशासन को छोड़कर अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में किस तरीके का प्रशासन होगा उसकी बात की गई है 5वीं अनुसूची में। 6वीं अनुसूची में उत्तर पूर्वी राज्यों की बात की गई है। तो 5वीं अनुसूची में यह बात की गई थी, और उसी का समर्थन करता है यह अधिनियम, पेशा अधिनियम 1996। यह जो अधिनियम है यह कुल 10 राज्यों में लागू है, पूर्ण या आंशिक रूप से। और इससे छत्तीसगढ़ में यह नियम लागू होने से पहले राजस्थान में भी हो चुका है, गुजरात में भी हो चुका है। तो ये अधिनियम पेशा अधिनियम स्वशासन की अवधारणा पर आधारित है, संविधान के 5वीं अनुसूची का समर्थन करता है ये। तो इसमें दरअसल क्या है साथियों, तो आप जानते हैं कि जो पंचायत अधिनियम है 11वीं अनुसूची है, तो उसमें ग्राम सभा की बात की गई है। तो जो सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभा होती है वो पृथक होती है, और जो अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा होती है वो पृथक रूप से कार्य करती है। तो आइए थोड़े से इतिहास को भी जानते हैं। ऐसे क्षेत्रों को जब ब्रिटिश एरा चलता था तब ऐसे क्षेत्रों को एक्सक्लूडेड एरियाज के नाम से जाना जाता था। उस समय जब अंग्रेजों ने वनों को स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया, और डिक्लेयर करने के बाद उसको एक्सक्लूडेड एरियाज के नाम से जानते थे। तो 1996 में यह लागू होने के बाद ही जमीनी स्तर पर नहीं लागू हो पाई थी, क्योंकि नियम कायदे नहीं बनाए गए थे। लेकिन 9 अगस्त 2022 को छत्तीसगढ़ ने विश्व आदिवासी दिवस के दिन इसके नियम बनाए और गजट में प्रकाशित किया। छत्तीसगढ़ से पहले राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और संयुक्त आंध्र प्रदेश में नियम लागू कर चुके हैं। लेकिन यह क्या एक सदी हुई प्रतीकात्मक राजनीति का मुजाहरा है, यह भी प्रश्न पूछना चाहिए हमें। तो ये जो देखिए साथियों, इस देश के जो नेता लोग हैं या पूरे विश्व भर में प्रतीकात्मकवाद की राजनीति होती है। कुछ कानून, कुछ इंस्टीट्यूशन प्रतीक मात्र के लिए बना दिए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं होता। जैसे पेशा अधिनियम 1996 से बन चुका था, आज से 25 साल पहले, लेकिन अभी देखिए लागू की स्थिति क्या चल रही है इसकी। आज जाके लागू हुआ है, अभी भी पता नहीं कितना ज़मीन पर उतरता है। नियम में कई खामियां, उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। तो ऐसे ही आज हम लोग को कहते हैं गर्व होना चाहिए कि इस देश की जो राष्ट्रपति हैं जनजातीय है। गर्व का विषय जरूर है, लेकिन आत्म मंथन का भी यह समय है। क्या जब तक उनकी 5 साल का कार्यकाल रहेगा, अगर एक जनजाति राष्ट्रपति है तो इन 5 सालों में जनजाति के विकास को भी देखना पड़ेगा कि उनके विकास की रफ्तार में कोई फर्क आया है क्या। जनजाति राष्ट्रपति बनने के बाद नहीं आता है तो केवल प्रतीक मात्र है, आता है तो अच्छी बात है, तो फिर गर्व करने की बात होगी। नहीं आता है तो गर्व करके ही क्या फायदा जब जमीन पर काम उतर नहीं रहा है। तो आगे चलते हैं, यहाँ देखेंगे तो
जब छत्तीसगढ़ में 9 अगस्त को यह लागू हो गया है, तो इसके लिए मुख्यमंत्री उस समय जो ग्रामीण एवं पंचायत विकास विभाग के मंत्री थे टी.एस. सिंहदेव, उन्होंने काफ़ी दौरा किया था इस अधिनियम के तहत नियम बनाने के लिए उन्होंने विशेषज्ञों से और जो वनवासियों हैं उनसे उन्होंने लगातार बात की थी। और बात करने के बाद भी छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग ने एक वर्क फोर्स का गठन किया था और उसके अध्यक्ष कौन थे, तो रवि रेब्बा प्रगड़ा जी उसके अध्यक्ष थे। तो रवि रेब्बा प्रगड़ा की अध्यक्षता में एक वर्क फोर्स बनाया गया था। फिर उन्होंने अनुशंसाएं की और उन्हीं के अनुशंसाओं पर आधारित यह पेशा नियम जो लागू हुआ है वह बनी थी। अभी ये आप देख रहे होंगे नीचे लिखा गया, उन्हीं के प्रकाशित किया गया, उन्हीं के नियमों को अंतिम रूप दिया गया है जो उन्होंने सिफारिशें की थी। तो आगे चलते हैं और देख लेते हैं इसके सकारात्मक पक्ष। ये जो अधिनियम बना इसके सकारात्मक पक्ष क्या है। एक तो इसमें पहला चीज है कि वनवासियों को गौड़ खनिजों पे अधिकार दिया गया है। अब गौड़ खनिजों का उत्पादन या फिर उनका खनन ग्राम सभा के अनुमति के बिना नहीं हो सकता है। पेशा अधिनियम के जरिए ग्राम सभा को वनों से संबंधित अधिकार दिए गए, उनसे वो फैसले ले सकते हैं। तो ऐसे ही फैसले लेने का अधिकार उनको गौड़ खनिजों पर भी मिला है। अब कोई रेत की खनन वन क्षेत्र में या अनुसूचित क्षेत्र में रेत का खनन, मिट्टी का खनन, मुरुम का खनन ग्राम सभा की अनुमति के बिना नहीं कर पाएगा। दूसरा है कि उनको जल संसाधनों पर भी व्यापक अधिकार दिए गए हैं। जो भी वहाँ जल संरचनाएं रहेंगी, तालाब हो गया या पोखर हो गया, झील हो गया, जो भी वहाँ जल संरचना है उस पर भी फैसले लेने का अधिकार ग्राम सभा को ही होगा। विधायिका या विधानसभा नहीं करेगी ऐसा काम। तो तीसरा जो देख रहे हैं, ग्राम सभा के गठन में, संचालन में और प्रशासनिक क्षमताओं में भी कई प्रकार के सुधार किए गए हैं। वहाँ पर यह सुनिश्चित किया गया है कि ग्राम सभा में 50% सदस्य अनुसूचित जनजाति के हों, महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है। तो कई प्रकार के परिवर्तन वहाँ भी किए गए हैं। और इसमें खामियां क्या है, इसमें खामियां यह है कि यह जो पेशा अधिनियम 1996 के तहत जो नियम बनाया गया है, रवि रेब्बा प्रगड़ा की अध्यक्षता वाली कार्यबल ने जो सिफारिश की थी उस पर, तो इसमें कई प्रकार की खामियां हैं। पहली खामी तो यह है कि इसमें जैसे वन अधिकार अधिनियम हुआ, 5वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, तो ये सभी जो कानून हैं आपस में जुड़े हुए हैं और इन सब में सामंजस्य दिखाई नहीं देता है, अंतर्विरोध है। तो यहाँ आप देखेंगे भुरिया समिति की सिफारिश पर संविधान की 11वीं अनुसूची, वन अधिकार कानून, 5वीं अनुसूची, केंद्रीय पेशा कानून और भूमि अधिग्रहण कानून, तो इन सब में बड़ा ही असंतुलन है, यानी एक कानून दूसरे कानून के बीच में टकराव है। तो यह प्रमुख खामी है। दूसरा खामी क्या है, एक कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्य करते हैं, उनका नाम है विजय पांडा, और विजय पांडा जी का कहना है इसमें ग्राम सभा की परिभाषा को बदला गया है जो उचित नहीं है, जो ओरिजिनल पेशा अधिनियम के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। आगे कहते हैं साहूकारी प्रथा पर लचर प्रस्ताव है। साहूकारी प्रथा पर, इस साहूकारी प्रथा से वनवासियों के अधिकारों का हनन होता है, उनका शोषण होता है। तो साहूकारी प्रथा को भी सही तरीके से एड्रेस नहीं किया गया है। आगे खामी है, आधे अधूरे अधिकार दिए गए हैं। जल संरचनाओं पे तो अधिकार दिए गए हैं लेकिन वहाँ सीमा बना दी गई है। तो जैसे 10 हेक्टेयर तक की ही जल संरचनाओं में अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभाओं को अधिकार होगा। तो ये आपका पेशा अधिनियम साथियों कंप्लीट होता है। ये बहुत ही जरूरी है आपकी मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के लिए, और साथ में प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से भी कि पेशा अधिनियम कब आया और पेशा अधिनियम छत्तीसगढ़ में कब लागू हुआ। तो 9 अगस्त 2022 को छत्तीसगढ़ में पेशा अधिनियम कब लागू हुआ, तो 9 अगस्त 2022 को इस दिन विश्व आदिवासी दिवस रहता है और इसी दिन यह गजट में प्रकाशित होकर लागू हुआ। तो ये कई प्रकार के तथ्य हैं। इस पूरे दौर से अगर आप गुजरेंगे तो आपको कई चीज़ें क्लियर होंगी, आपको यह पढ़ना ही चाहिए। अभी दूसरे पर आते हैं, वन अधिकार अधिनियम। वन अधिकार अधिनियम एक आर्थिक अवधारणा है। इस अधिनियम के जरिए उनको वन संसाधनों पर अधिकार दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। और इस वन अधिकार अधिनियम के तहत 2 प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं। एक व्यक्तिगत अधिकार दिया जाता है और दूसरा सामुदायिक अधिकार। तो जमीन का पट्टा ये व्यक्तिगत रूप से भी दिया
जाता है और सामुदायिक रूप से। सामुदायिक रूप से जमीन का पट्टा देने का या वन भूमि पट्टा देने का अर्थ होता है ग्राम सभा को भूमि स्थानांतरण करना। कौन करेगा? वन विभाग करेगा। तो सामुदायिक वन अधिकार का मतलब है कि वन विभाग ग्राम सभा को कुछ जमीन दे रही है ताकि वहां के संसाधनों का प्रयोग करने के साथ साथ वहां के पर्यावरण का भी संरक्षण हो सके। तो जो जमीन दिया जाता है ग्राम सभा को, तो उनके दो दायित्व हैं। एक तो उन जो क्षेत्र का अधिकार उनको दिया गया है, जिस क्षेत्र का पट्टा उनको दिया गया है, उस पट्टे में जो भी वन संसाधन है उसका दोहन हो सके और वहाँ के लोगों का विकास हो सके। साथ में दोहन इस तरीके से हो कि वनों के स्वास्थ्य को भी खतरा न हो, पर्यावरण का संरक्षण हो, और वो ऐसा ही करेंगे। जनजातियों के गतिविधियों से वन कभी खतरे में नहीं पड़ते हैं। वो तो जब बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं तो उनके दोहन से वनों की स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न होता है। तो आप ध्यान में रखेंगे, सामुदायिक वन अधिकार का मतलब है ग्राम सभा को वन भूमि का पट्टा प्रदान करना। आइए देखते हैं ये कैसे होता है। तो यहाँ देख रहे हैं सामुदायिक वन संसाधन अधिकार में एक पारंपरिक गांव के सीमा के भीतर वन और राजस्व के छोटे बड़े झाड़ के जंगल का अधिकार ग्राम सभा को मिलता है, जिसमें उन्हें इन वन क्षेत्रों की सुरक्षा, संरक्षण, पुनरुत्पादन, प्रबंधन की भी जिम्मेदारी निभानी होती है। दावा, हाँ, तो ये देख रहे हैं दोनों काम मिलता है। उनको अधिकार तो दिया गया है, लेकिन साथ में उनको वन क्षेत्र की सुरक्षा भी करना है, संरक्षण भी करना है, पुनरुत्पादन भी करना है और प्रबंधन भी करना है। तो आइए देखते हैं उनको कैसे मिलता है यह मतलब उनको वन अधिकार, सामुदायिक वन अधिकार कैसे मिलता है। तो सबसे पहले एक वन अधिकार समिति का गठन किया जाता है। वन अधिकार समिति का गठन किया जाएगा और इस समिति में कौन कौन सदस्य होते हैं। समिति है तो सदस्य भी तो होंगे ही। तो कौन कौन से सदस्य होते हैं? तो इसमें पटवारी होता है, वन रक्षक होता है, इसमें पंचायत सचिव रहता है, सचिव जी भी रहते हैं इसमें, और विनोद जैसे लोग यहाँ पर अपनी आपत्ति भी दाखिल करते हैं। इसमें बुजुर्ग भी होते हैं, महिला भी होती हैं। ये सभी इस समिति के सदस्य होते हैं। ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि बुजुर्ग, महिला, जनजातियों के प्रतिनिधि, वन रक्षक, पटवारी, पंचायत सचिव इसके सदस्य होते हैं। और इस समिति का काम है कि जिस क्षेत्र को पट्टा दिया जाना है उसकी सीमा का निर्धारण करे, और जब उसकी सीमा का निर्धारण होगा तो बाजू वाले गांव के साथ में अंतर्विरोध ना हो, टकराव ना हो, उनके क्षेत्र का अतिक्रमण न हो। तो इसके लिए बाजू वाले गांव से भी अनापत्ति पत्र लिया जाता है, नॉन ऑब्जेक्शन लेटर लिया जाता है। तो ये सीमांकन का काम करते हैं, और सीमांकन का काम करने के बाद जिला स्तरीय समिति को भेज देते हैं अपना रिपोर्ट। और जब जिला स्तरीय समिति इनके आवेदन को स्वीकार कर लेती है तो इनको सामुदायिक वन अधिकार पट्टा मिल जाता है ग्राम सभा को। और जब पट्टा मिल जाएगा तो उनको इसके प्रबंधन के लिए वन प्रबंधन समिति का भी गठन करना ही पड़ेगा। तो यह पूरी प्रक्रिया है, यहाँ से आप सीख लीजिएगा। आगे चलते हैं। वर्तमान में राज्य के कुल 3801 ग्रामों के सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के दावे स्वीकृत हो चुके हैं। कितने? तो 3801 सामुदायिक ग्राम सभाओं को दिया जा चुका है। तो देखिए दो तरीके से दिए जाते हैं, एक व्यक्तिगत भी दिया जाता है, सामुदायिक भी दिया जाता है। तो सरकार प्रयास करती है कि सामुदायिक वाला ज़्यादा हो व्यक्तिगत की तुलना में, क्योंकि व्यक्तिगत में वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदलेगा, सामुदायिक रहेगी तो सभी लोगों का अधिकार रहेगा। तो टोटल कितने ग्राम सभाओं को दिया जा चुका है? तो 3801 को दिया जा चुका है। ये क्षेत्रफल भी लिखा हुआ है। क्षेत्रफल वाला आंकड़ा न भी याद रखें तो यह वाले आंकड़े को दिमाग में बसा कर रखिए, काम आएगा मूल्यांकन में। आगे देखते हैं। तो ये जो ग्राम सभा जागरूकता अभियान है किसके संदर्भ में? तो वन अधिकार अधिनियम के संबंध में। तो यह कब से कब तक चलाई जा रही है? तो ध्यान में रखिएगा 9 अगस्त 2022 से 26 जनवरी 2023 तक। पेशा अधिनियम का जागरूकता अभियान का भी तिथि नहीं घोषणा नहीं की गई है। तो अभी ये पेशा अधिनियम के लिए और वन अधिकार अधिनियम दोनों के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। तो ये तो शुरू हो चुका है ग्राम सभा का, 9 अगस्त से ही शुरू हो गया, विश्व आदिवासी दिवस से ही। लेकिन पेशा अधिनियम 9 अगस्त से लागू तो हुआ, लेकिन उसकी जागरूकता
जागरूकता के लिए अभी अभियान की तिथि की घोषणा नहीं की गई है। तो देखेंगे आयोजनकर्ता कौन है, ये भी ध्यान में रखना है। आदिवासी विकास विभाग और वन विभाग ग्राम सभा जागरूकता अभियान का आयोजन करेंगे। और यह अभियान किससे संबंधित है, तो वन अधिकार अधिनियम 2006 से संबंधित है। 2006 को याद रखिएगा। लक्ष्य क्या, उद्देश्य क्या है, ग्राम सभाओं को वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के उद्देश्य और मुख्य प्रावधानों के प्रति जागरूक करना। यह जो अधिनियम है तो इसके प्रावधानों को ही बताया जाएगा इस अभियान में। लक्ष्य क्या है कि ग्राम सभा में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार और वन सुरक्षा पर प्रस्ताव और चर्चा करना। जागरूकता अभियान में कैसे करेंगे, तो इसमें जो स्थानीय स्तर पर जो संगठन है जो वन संसाधन अधिकार पर कार्य कर रहे हैं तो उनको भी शामिल किया जाएगा इस अभियान में। तो देख रहे हैं गीत के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से, बैठकें होंगी, सोशल मीडिया पर भी ये अभियान चलाया जाएगा, प्रचार किया जाएगा, संगठनों की भी भागीदारी ली जाएगी। तो ये जागरूकता अभियान के मुख्य बिंदु हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से आपका महत्वपूर्ण है यह तिथि, आयोजनकर्ता और इसका उद्देश्य क्या है और यह किस अधिनियम से संबंधित है। और जो मुख्य परीक्षा होगा, जो मेंस होगा, तो मेंस में आपको लिखना पड़ेगा कि जनजातियों की सशक्तिकरण के लिए उनसे जुड़ी अधिनियमों के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। और उसका उदाहरण आप यह दोगे, ग्राम सभा जागरूकता अभियान को देकर संतुष्ट करोगे आप जो परीक्षा चेक करने वाला रहेगा उसको। तो आइए देख लेते हैं, एक कैलेंडर भी जारी किया गया है कि कब कब क्या किया जाएगा। तो 9 अगस्त से शुरू हो चुका है। तो जैसे 15 अगस्त को प्रपत्र का वाचन किया जाएगा, लोकवाणी में भी बात करेंगे मुख्यमंत्री इस अभियान के बारे में। तो कैलेंडर है कि 9 अगस्त से 26 जनवरी तक कौन कौन सा कार्य किया जाएगा इस अभियान के तहत। तो ये पीडीएफ में अभी तो आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन पीडीएफ में आपको यह आसानी से दिख जाएगा। आगे चलते हैं। और यह कैलेंडर किसने तैयार किया है, तो फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी ने यह कैलेंडर को तैयार किया है। और ये फिर इसने तैयार करके आदिवासी विकास विभाग और वन विभाग को दे दिया और वह इस अभियान का आयोजन करेंगे। अब आगे देख रहे हैं, यहाँ एक खबर है। खबर ऐसा है कि राज्यपाल सुश्री यूके राष्ट्रीय भोजली महोत्सव में शामिल होंगी। राष्ट्रीय भोजली महोत्सव में शामिल होंगी ये। तो अभी जो राज्यपाल हैं यूके जी, वो शामिल हो रही है भोजली में। और ये जो भोजली एक त्यौहार है, और त्यौहार किसी भी समाज के आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक पक्षों से जुड़ा होता है और उसको समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है एक सिविल सेवक आकांक्षी को। तो इसी त्यौहार को हम लोग समझेंगे, भोजली त्यौहार को। तो भोजली त्यौहार जो है, यह जो भोजली त्यौहार है, तो यहाँ भोजली का अर्थ है, अगर हम लोग शब्द विज्ञान के तहत जाएं और इसको तोड़ें तो हम लोग को मिलेगा कि भो और जल। तो यहाँ भो का मतलब है भू और जल का मतलब तो आप जानते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि भू में जल, या भू में, या धरती में, भू में, धरती में, पृथ्वी में जल। तो भोजली का मतलब क्या है, भू में जल या फिर भूमि में जल। तो आइए देखते हैं भूमि में जल का मतलब क्या है। तो साथियों, यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इस त्यौहार में क्या होता है ये आपको समझना चाहिए। तो अभी इस त्यौहार में, भोजली त्यौहार में, तो पहले आपने भोजली शब्द का मतलब जाना उस शब्द को तोड़कर। तो भोजली शब्द का अर्थ है भूमि में जल, भो धन जल, भूमि में जल। तो आइए देखते हैं भोजली किसको कहते हैं, आखिर ये भोजली है क्या। तो इसमें सबसे पहले एक टोकरी लिया जाता है और उस टोकरी में खाद और मिट्टी डाल दिया जाता है। खाद और मिट्टी को डाल दिया जाता है। खाद और मिट्टी डाल देते हैं और इसमें फिर चावल या गेहूं के दाने का छिड़काव कर देते हैं। चावल या गेहूं के दाने का छिड़काव कर देते हैं और उस चावल और गेहूं के दाने अंकुरित होकर वहाँ फिर पौधों के रूप में उग जाते हैं। पौधों के रूप में ऐसे उग जाते हैं और इन्हीं को भोजली कहा जाता है। इन्हीं को भोजली कहा जाता है और इसी को भोजली माता के रूप में
आराधना करते हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से क्या है, तो खाद और मिट्टी यानी कि भूमि है। अभी ये भूमि में क्या मिलाया गया, जल मिलाया गया। अगर जल नहीं मिलाओगे तो भला कैसे अंकुरण होगा। तो भूमि है, जल है, और जब भूमि में जल और यहाँ पर धान या फिर गेहूं के बीज के साथ में क्या आ गया, पौधे आ गए। तो धान या गेहूं के पौधे को शाक के वर्ग में रखा जाता है। तो इन्हीं चारों चीज़ों की आराधना की जाती है इस त्यौहार में, और इसी को भोजली कहा जाता है। ये जो पौधे उगे हैं इन्हीं को भोजली कहा जाता है। तो भोजली में दरअसल साथियों हम लोग भूमि, जल, शाक को आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि इसी के कारण हमारा जीवन चल रहा है, यहीं से हमें अन्न मिलता है। तो साधारण शब्दों में यह जो त्यौहार है यह प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने का अवसर होता है। इसमें हम लोग भूमि को प्रणाम करते हैं, हम लोग इसमें जल की भी विनम्र आराधना करते हैं, और जो छोटे छोटे पौधे होते हैं धान या गेहूं के, जिसको भोजली कहा जाता है, उसी को हम लोग भोजली माता कहते हैं और उसी की हम लोग आराधना करते हैं। तो वास्तव में यह त्यौहार प्रकृति को आभार प्रकट किया जा रहा है कि आपके कारण ही हमारा जीवन चल रहा है, आप हमारे साथ सदैव बने रहिए और हमारे को समृद्धि की ओर लेते जाइए। तो ये जो भोजली त्यौहार होता है यह शुरू कब से होता है, ये भी कुछ जानने का विषय है। तो सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ कुछ तथ्य हैं, पहले इसको जान लेते हैं। तो ये जो भोजली महोत्सव 11 अगस्त 2022 को मनाया गया, और यहाँ शामिल हुई कौन, तो यूकेजी। आयोजनकर्ता कौन थे, तो गोंडी धर्म संस्कृति संरक्षण समिति। अवसर देखेंगे तो अवसर को, इसको थोड़ा समझेंगे अवसर को अभी हम लोग। तो आइए समझते हैं भोजली त्यौहार कब से कब तक मनाया जाता है। इस भोजली त्यौहार के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग माह को समझ लेते हैं, भादो और श्रावण मास को। तो एक तरफ होता है हमारा होता है सन, और एक तरफ यह अर्थ हो गया, और एक तरफ हो गया मून। यह जो मून होता है यह पृथ्वी के एक चक्कर लगा लेता है लगभग 30 दिन में। जब चक्कर लगाता रहता है तो कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा। घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में यह चक्कर लगाता है। यह स्थिति पूर्णिमा कहलाती है, क्योंकि इधर वालों को पूरा चांद दिखेगा, और जब चंद्रमा यहाँ आएगा तो इधर वालों को चांद ही नहीं दिखेगा। तो इसीलिए यह क्या है, अमावस्या है। और ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, यह होता है आपका, ये आपका होगा कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष यानी कि काला पक्ष। क्यों? क्योंकि चंद्रमा यहाँ पूरा दिखाई दे रहा था, धीरे धीरे यहाँ आने के बाद दिखना ही बंद हो जाएगा, तो धीरे धीरे वो काला होता जा रहा है, इसीलिए कृष्ण पक्ष। यहाँ पूरी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब यहाँ के बाद से थोड़ा थोड़ा दिखाई देता जाएगा, और यहाँ आने के बाद पूरा ही दिखाई देने लगेगा। पूर्णिमा पूरा ही आ गया, तो इसीलिए इस नीचे वाले भाग को शुक्ल पक्ष कहा जाता है। तो इस नीचे वाले भाग को शुक्ल पक्ष कहा जाता है। तो जो श्रावण मास का शुक्ल पक्ष होता है, तो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के नवमी को यह काम शुरू होता है भोजली का, और नवमी को ही श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन ही ये टोकरी में गेहूं या धान या उड़द के बीज को बोया जाता है। तो यह नवमी से शुरू होता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के नवमी को यह शुरू होएगा, और इसी दिन यह बो देते हैं, और यह बोने के बाद फिर लगातार इस कुछ दिनों तक सुबह शाम इस भोजली माता का आराधना भी करते हैं। और जब आराधना करते हैं तो आराधना आप जानते हैं कि गीतों के माध्यम से की जाती है, लयात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो भोजली के दौरान भी कुछ गीतों का गायन किया जाता है, और वो गीत बहुत ही सुंदर हैं, जिसको हम लोगों को जानना चाहिए। तो जैसा कि पहला गीत है, मैं गाने जा रहा हूँ, और मैं बहुत ही अधिक बेसुरा गाऊंगा, तो आपको सहन भी करना पड़ेगा। तो गीत है, देवी गंगा लहर तुरंगा, हमर भोजलिंदाई के
आठों भीजे अंगा। तो ये आप देख रहे हैं। आगे है पानी बिना मछरी, पवन बिना धाने, सेवा बिना भोजली के तरसे पराने। तो यह जो गीत है इसी भोजली माता की आराधना के दौरान गाया जाता है। आप लोगों को स्वर तो पसंद नहीं आया होगा, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं बार बार गंगा का सब नाम आ रहा है। देवी गंगा आहो देवी गंगा। तो पूछा जाता है कि गंगा गंगा शब्द बार बार किस गीत में आता है, तो भोजली गीत में आता है। तो इसमें आप देख रहे हैं पानी बिना मछली, पवन बिना धाने, सेवा बिना भोजली के तरसे पराने। यानी कि मछली पानी के बिना नहीं रह सकती है, धान पवन के बिना नहीं रह सकता है। मछली पानी को तरसता है, धान पवन को तरसता है। उसी तरीके से हम सभी भोजली माता की सेवा के लिए तरसते हैं। आगे चलते हैं। तो जब सुबह शाम श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के नवमी के बाद से जब तक इसका विसर्जन नहीं हो जाता, तब तक सुबह शाम इसकी आराधना करते हैं। काम करते वक्त भी यह आराधना हम लोग कर सकते हैं। तो आगे देख रहे हैं कि धीरे धीरे यह बढ़ता जाता है और बीच में फिर जब बीच की समय आता है तब वहां गाया जाता है माड़ी भर जोंधरी पोरिस कुसियारे, जल्दी जल्दी बढ़ो भोजली होवे होशियारे। कह रहे हैं जोंधरी यानी कि मक्का घुटने तक आ गया है। कुसियार गन्ना तो सर के ऊपर तक पहुंच गया है। आप कब बढ़ोगे भोजली माता जी? तो उनको कह रहे हैं जल्दी जल्दी बढ़िए। शुक्ल नवमी से चल रहा है, अभी ये शुक्ल अष्टमी 12वीं 13वीं आ रहा है, समझिए धीरे धीरे। आगे क्या कहते हैं भोजली। हाँ आगे देखिए बच्चे क्या कह रहे हैं। बच्चे जो अभी भोजली माता धीरे धीरे बढ़ रही हैं, बच्चे क्या कह रहे हैं? कुटी डारेन धान पाछिनी डारेन बूसा, लैके लैका हवन भोजली झन करी हो गुस्सा। तो देखिए आगे क्या है। कौशल्या माई के मैके में भोजली सरोबो, सिया राम के दर्शन करके तोला पर घाबो। आहो देवी गंगा लहर तुरंगा भोजली। हाँ आगे आप लोग गा लीजिएगा, गाना ही चाहिए, YouTube में सुन लीजिएगा। और ये देखेंगे और श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की नवमी से शुरू हुआ था। और यहाँ आप देखेंगे तो जैसे यह बना हुआ था कि सन था, अर्थ था और मून था, तो वो यहाँ नवमी से शुरू हुआ था, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की नवमी से। तो यहाँ श्रावण मास की पूर्णिमा आएगी और जिस दिन रक्षाबंधन होता है और इस दिन श्रावण मास खत्म। तो एक मास में शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है। तो कृष्ण पक्ष से महीना शुरू होती है, शुक्ल पक्ष में खत्म होती है। तो जैसी पूर्णिमा आएगा, जैसी रक्षाबंधन आता है, श्रावण मास खत्म और भादों शुरू हो जाता है। और तो यह भादों का कृष्ण पक्ष होगा, भादों का कृष्ण पक्ष प्रथमा। और भादों का कृष्ण पक्ष प्रथमा को ही भोजली माता का विसर्जन किया जाता है। कार्यक्रम कब से शुरू हुआ था? तो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के नवमी को। और विसर्जन किस दिन हो रहा है? तो भादो मास के कृष्ण पक्ष की प्रथमा को। इस दिन भोजली माता अपने पूर्ण स्वरूप में आ जाती हैं। वो जो धान के पौधे अंकुरित होकर इतने बड़े तक हो जाते हैं और यह भोजली माता के जाने का दिन होता है। महिलाएं व्यथित हो जाती हैं, विलाप करती हैं, क्योंकि भोजली माता के जाने का समय आ गया है और जाने वाले आते नहीं, उनकी सिर्फ याद आती है। ऐसा सामान्य मानव के साथ होता है। भोजली माता तो हर साल आएंगी। जैसे ही श्रावण मास का शुक्ल पक्ष की नवमी आएगी, फिर से भोजली की तैयारी शुरू होगी और भादो कृष्ण पक्ष प्रथमा को उनका विसर्जन कर दिया जाएगा। तो यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जब महिलाएं विसर्जन करती हैं, तो जब महिलाएं विसर्जन करती हैं तो लिखा हुआ है, ये आप देख रहे हैं कि हमरो भोजली दाई के निकलत है आंसू। अब भोजली माता को भी तो इतने दिनों में प्रेम तो हो ही जाता है। साथियों, भादो मास का कृष्ण प्रथमा आ चुका है। भोजली माता का विसर्जन की प्रक्रिया चालू है। सभी महिलाएं दुखी हैं क्योंकि भोजली माता छोड़कर जा रही हैं अगले साल तक के लिए। अगले साल तक यानी कि श्रावण मास
के शुक्ल पक्ष की नवमी तक के लिए। महिलाएं व्यथित हैं, विलाप कर रही हैं। लेकिन जब ये भोजली पर्व का या फिर भोजली माता का विसर्जन करती हैं, जो पौधे उगे रहते हैं, तो उस दौरान ये कुछ पौधे अपने साथ रख लेते हैं और वे कुछ पौधों को साथ रख लेते हैं और उसके बाद वो एक दूसरे के साथ उसको एक्सचेंज करते हैं और इसको कहते हैं मितान बदना। इसको कहा जाता है मितान बदना। और यह मितान बदना एक तरीके से मित्रता का प्रतीक है। तो जो भोजली त्यौहार है, प्रकृति की आराधना के साथ साथ यह सामाजिक संबंधों को भी मजबूत करती है, लोगों के बीच में मित्र भाव को प्रोत्साहित करती है। तो जब वो एक्सचेंज करते हैं भोजली का, मैं अपना वाला पौधा, धान का पौधा जो इतना बड़ा हुआ था, सामने वाले को दे दूंगा, सामने वाला मुझे दे देगा और हम दोनों के बीच में एक मित्र शक्ति का बंधन बन जाएगा। और इस शक्ति का बंधन इतना मजबूत होता है जैसे कि दुर्योधन और कर्ण की मित्रता थी। दुर्योधन ने अपने जीवन में एकमात्र ही सही काम किया कि उसने निस्वार्थ भाव से कर्ण के साथ मित्रता की थी। आजकल की जो अंग्रेजी फ्रेंडशिप डे होती है उसकी तरीके से नहीं कि बैंड टूटते ही दोस्ती खत्म, ऐसा नहीं। उससे ये कहीं मजबूत मित्रता होती है जो जिसको मितान बदना कहा जाता है भोजली के एक्सचेंज से। तो यह जो पर्व है इसको छत्तीसगढ़ी फ्रेंडशिप डे के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी परीक्षा में भविष्य में आ सकता है कि छत्तीसगढ़ी फ्रेंडशिप डे किस त्यौहार को कहा जाता है, तो भोजली को ही कहा जाता है। विसर्जन के बाद कुछ पौधे रख लिए जाते हैं और एक्सचेंज करके मित्रता को स्थापित करते हैं और उसको कहा जाता है मितान बदना। तो इस तरीके से जो भोजली का त्यौहार आप देख रहे हैं, एक प्रकृति से जुड़ा त्यौहार है। इसमें प्रकृति को थैंक यू कहा जाता है, उसके प्रति सम्मान प्रकट किया जाता है कि आपके वजह से ही हमारे पेट की ज्वाला शांत हो रही है, उसी से हमारा जीवन है। एक पौधे से, भूमि से, जल से, और साथ में यह एक मित्रता का भी प्रतीक है। आगे चलते हैं अगले खबर की ओर और अगला हमारा खबर है वन महोत्सव। साथियों, जो वन होते हैं हमारी इस पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए अति आवश्यक हैं। ये जो वन है, वन के बिना पृथ्वी में जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। अगर पृथ्वी पर जीवन है तो यानी कि वन है, अगर वन नहीं है तो पृथ्वी पर जीवन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो वन हमें सीधे सीधे ऑक्सीजन देते हैं बड़ी मात्रा में, और ग्रीन हाउस गैस जैसे कि सबसे प्रबल ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका अवशोषण करते हैं। तो अगर इनका अवशोषण नहीं करेंगे तो पृथ्वी का तापमान बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा और वह जीवन के अनुकूल नहीं रह जाएगी। वन हमें आर्थिक विकास में मदद करते हैं। आप जानते हैं कि वन में महत्वपूर्ण संसाधन पाए जाते हैं, जैसे कि खनिज हो गए, टिम्बर हो गया, गौण खनिज हो गए, और लघु वन उत्पाद हो गए, टहनियाँ हो गई, कई प्रकार की चीज़ें वहाँ पाई जाती हैं। जो वन होती है हमारी जैव विविधता को भी इनरीच करती है, समृद्ध करती है। और वो जो वन होते हैं जंगली जानवरों का ही निवास स्थान भी होता है। और अगर पोषण चक्र अगर सही तरीके से काम करना है तो हम लोग को जंगली जानवरों को संरक्षित रखना पड़ेगा, और जंगली जानवर कहाँ रहते हैं तो वनों पर ही रहते हैं। तो इन महत्वों को देखते हुए वन के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। तो ऐसे में हम लोगों को वन को संरक्षित रखना चाहिए। लेकिन आज वनों का विनाश हो रहा है, वनों का दायरा सिकुड़ता जा रहा है, वन भूमि कृषि भूमि में तब्दील होती जा रही है, वनों को खतरा है प्रदूषण से। तो आज जो वन है कई प्रकार की तकलीफ़ों को झेल रहे हैं। तो उन्हीं तकलीफ़ों को दूर करने के लिए, वनों की महत्ता को बताने के लिए वन महोत्सव का आयोजन किया जाता है। वन महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में किया जाता है। यह जो वन महोत्सव है यह 75 साल पुराना है। हम लोग आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, अमृत काल शुरू होने वाला है। तो इस अमृत काल में हम लोगों को ये भी प्रण लेना चाहिए कि वनों को हम लोग स्वस्थ रखेंगे। तो ये जो वन महोत्सव है, तो इस वन महोत्सव को संगठित रूप दिया था कन्हैया लाल मानिकपुरी मुंशी जी, कन्हैया लाल मानिक लाल
और मुंशी जी, जिनको लघु रूप में के.एम. मुंशी के नाम से जाना जाता है। और ये जो के.एम. मुंशी थे, प्रारूप समिति जो संविधान के लिए बनाई गई थी उसके सदस्य भी थे। जब एक कृषि मंत्री थे तो इन्होंने वन महोत्सव को संगठित रूप दिया इन्होंने। और तो यह कब मनाया जाता है तो आप इसको ध्यान रखेंगे, हर प्रत्येक वर्ष जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। और इससे पहले ये केवल वृक्षारोपण तक सीमित था, यानी कि जब भी वन महोत्सव होता था केवल वृक्षारोपण कर प्रतीक रूप से केवल इससे पल्ला झाड़ लिया जाता था। लेकिन अब इसको और संगठित रूप दिया गया है और वृक्षारोपण के साथ साथ ऐसी फिल्म के जरिए, बैनर के जरिए, पोस्टर के जरिए, प्रदर्शनी के जरिए लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है कि आपके जीवन के लिए वन अत्यंत जरूरी है, या ये कहें वन है तो जीवन है। तो यही वन महोत्सव है, ये आपके प्रारंभिक परीक्षा में आ सकता है, तो इसके लिए आप तैयार रहेंगे। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। आगे चलते हैं तो और यहाँ पर देख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रसिद्ध नेताओं ने भारत के पहले पहला वृक्षारोपण अभियान था उसमें भाग भी उन्होंने लिए, ये महान विभूतियों ने भाग लिए थे। तो ये देख रहे हैं उसके उद्देश्य लिखे हुए हैं। उद्देश्य क्या है तो फल उत्पादन को बढ़ावा देना है, फल उत्पादन को बढ़ावा देना है, प्रकृति का संरक्षण करना है, मृदा संरक्षण रखना है और जो मृदा की उर्वरता को बढ़ाना, ये कई उद्देश्य हैं, इसको आप देख लेंगे। आगे चलते हैं, ये बहुत जरूरी चीज है, यह है ये बहुत जरूरी चीज आप देख रहे हैं। अंगना में शिक्षा मेले के आयोजन के निर्देश छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि शनिवार को जिस दिन बस्ता विहीन दिवस होता है, जिस दिन बस्ता विहीन दिवस होता है, उस दिन आप लोग अपने अपने स्कूलों में अंगना म शिक्षा मेले का आयोजन करिए। ये मेला क्या है? दरअसल इस मेले में जो महिलाएं होती हैं, इस मेले में जो महिलाएं होती हैं, उन महिलाओं को यहाँ पर यह सिखाया जाता है कि आप अपने बच्चे को स्कूल से पूर्व कुछ ऐसी चीज़ें सिखा सकते हैं, स्कूल से पूर्व कुछ ऐसी चीज़ें सिखा सकते हैं कि जिससे उनकी मदद हो जाएगी। जब वो स्कूल आएंगे तो वो पहले से कुछ कुशल प्राप्त करके आएंगे। तो क्या कुशल है? तो भाषाई कौशल है कि माँ बाप शब्दों को पहचानना सिखाएं। जो माता है उनको ये बच्चों को स्कूल आने से पूर्व, आंगनबाड़ी आने से पूर्व ही उनको शब्दों की पहचान करना सिखाएं, वर्ण की पहचान करना सिखाएं। कुछ गणितीय कौशल भी सिखा दें, जैसे कि सब्जियों को गिनना, या फिर गणितीय कौशल सिखा दें, रंगों को पहचानना सिखाएं। तो ऐसे ये महिलाओं का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को ये सारे कौशल का प्रशिक्षण दें। लेकिन ये महिलाएं कब कर पाएंगी? जब महिलाओं को प्रशिक्षण मिलेगा। तो ये जो मेला होगा इसमें इन्हीं महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। कौन करेंगे? तो महिला शिक्षिकाएं करेंगी। महिला शिक्षिकाएं करेंगी, प्रशिक्षण प्रदान करेंगी। किसको करेंगी? तो माताओं को करेंगी। और इस महिला शिक्षिका के साथ में स्मार्ट मदर भी रहेगी, स्मार्ट माँ रहेगी। स्मार्ट माँ कौन रहेगी? स्मार्ट माँ वह है जो अपने बच्चे को ये सब भली भांति अच्छे रूप से सिखा चुकी है। उस बच्चे का टेस्ट लिया जाता है कि कितना भाषाई कौशल उसके पास है, स्कूल से पूर्व कितना रंगों को पहचान सकता है, कितना गणितीय कौशल है। अगर वो सभी चीज़ों को अच्छी भली भांति रूप से समझता है तो उसके माँ को स्मार्ट माँ का दर्जा दिया जाता है। और उस स्मार्ट माँ की सहायता ली जाती है अन्य माताओं को प्रशिक्षित करने के लिए। तो इसमें कैसे सिखाएंगे? तो यहाँ आप देख रहे हैं, ये पता नहीं महिला शिक्षिका है कि स्मार्ट मदर है, क्योंकि समझ में तो नहीं आ रहा है। ये दोनों महिलाएं हैं और इनको समझा रही हैं कि आप बच्चों को स्कूल से पूर्व कैसे
सिखा सकते हैं। तो यहाँ माताएं बच्चों को खेल खेल में चीज़ें सिखा सकती हैं। तो जैसे यहाँ आप देख रहे हैं भाटा अच्छी सब्जी होती है लेकिन अच्छी बने तब। तो भाटा को यहाँ पर वो गिनना सिखा सकते हैं कि भाटा को खेल खेल में गिनिए, टमाटर को गिनिए, एक सीधी रेखा पर चलिए। माताएं इसको सीधी रेखा पर बच्चों को चलने को कह सकती हैं, बच्चों को आनंद भी आएगा और सीधी रेखा के बारे में भी जानेंगे। टेढ़ी मेढ़ी रेखा में चलने को कहा जाता है। तो इस प्रकार की गतिविधियां कराकर माताएं बच्चों को भाषाई, गणितीय और रंगों की पहचान रूप कौशल प्रदान कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, तो इसमें कहा गया है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए। शिक्षा व्यवहारिक होगी तभी उस शिक्षा का कोई अर्थ है। तो व्यवहारिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो ये जो अगना में शिक्षा मेला है कब आयोजित किया जाता है, तो शनिवार को किया जाएगा। बस्ता विहीन दिवस को किया जाएगा। इसमें कौन सी गतिविधियां की जाती हैं, तो इसमें माताओं को प्रशिक्षित किया जाता है। कौन प्रशिक्षित करता है, तो महिला शिक्षिकाएं करती हैं, उनके साथ में स्मार्ट माँ वो काम करती हैं। तो यह जो विषय है आपकी मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के लिए महत्वपूर्ण है और प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी। अभी इसका तीसरा वर्जन लागू किया जाएगा। दो वर्जन पहले ही लागू किया जा चुका है। आप ये पढ़ लेंगे, यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है। इस मेले को कौन आयोजित कर रहा है, तो स्कूल शिक्षा विभाग कर रहा है। उद्देश्य क्या है ये भी आप पढ़ लेंगे। तो अभी आपको साक्षात्कार में या मुख्य परीक्षा में ऐसा पूछा जाता है कि बताइए शिक्षा के क्षेत्र को लेकर छत्तीसगढ़ में कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं, या व्यवहारिक शिक्षा को लेकर, प्रैक्टिकल एजुकेशन को लेकर, या खेल खेल में शिक्षा को लेकर कौन सी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। तो उनमें से आप एक बताएंगे अंगना में शिक्षा अभियान, जिसके तहत बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा दी जा रही है। और जरा सोचिए साथियों, जो छोटे बच्चे होते हैं, नन्हे होते हैं, वह दो ही लोगों की बातें मानते हैं, एक तो अपने शिक्षक का और दूसरा अपने माताओं का। अगर इन दोनों का गठजोड़ हो जाए तो कितनी अच्छी बात होगी, सोने पे सुहागा होगा। शिक्षा की जो नींव होगी मजबूत होगी। और एक बार अगर नींव मजबूत हो जाती है, ये शिक्षा का नींव क्या है, प्राथमिक शिक्षा और आंगनबाड़ी। और अगर एक बार नींव मजबूत हो जाता है तो इमारत अच्छी बनती है, भले अच्छी दिखे ना दिखे लेकिन मजबूत तो जरूर होती है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे अंगना में शिक्षा मेले को लेकर। आगे चलते हैं और ये आप देख रहे हैं, तो ये जो लीलाधर मंडलोई है, लीलाधर मंडलोई को अभी क्या दिया गया है, वसुंधरा सम्मान दिया गया है। मुख्यमंत्री ने यह सम्मान प्रदान किया। तो लीलाधर मंडलोई को यह पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए प्रदान किया गया है, तो इन्होंने साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया कार्य किया है इन्होंने। और यह पुरस्कार कौन से विभाग ने दिया है, तो यह संस्कृति विभाग यह पुरस्कार प्रदान करता है। वसुंधरा सम्मान किसकी याद में प्रदान किया जाता है, तो देवी प्रसाद चौबे की याद में प्रदान किया जाता है। ये देवी प्रसाद चौबे कौन है, तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के पिताजी हैं। और ये जो देवी प्रसाद चौबे जी हैं, यह एक समाज सुधारक थे और यह एक राजनीतिज्ञ भी थे। इन्होंने जो बलि प्रथा थी उसके खिलाफ इन्होंने जोर शोर से लड़ाई लड़ी है। तो इन्हीं के सम्मान में वसुंधरा सम्मान दिया जाता है। लीलाधर मंडलोई को यह सम्मान दिया गया है। आगे चलते हैं और छत्तीसगढ़ में 15 से 21 अगस्त तक साइबर जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। ये आप ध्यान में रखेंगे। साइबर जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया गया, तो 15 से 21 अगस्त तक मनाया गया। उद्देश्य क्या है, साइबर अपराध के प्रति साइबर अपराध के प्रति लोगों को जागरूक करने और साइबर अपराध में कमी लाने के लिए, ताकि लोग साइबर अपराध के प्रति जागरूक हो सके। साइबर अपराध क्या है साथियों, हम लोगों को यह जान लेना जरूरी है। आपके नंबर में कभी फ़ोन आया होगा कि आपकी 25 लाख की लॉटरी लगी है, लेकिन एयरपोर्ट पर क्लियरेंस के लिए 25,000 की ज़रूरत है, तो पहले आपको वो देना होगा। आप वो देंगे तो 25 लाख आप तक पहुंचेगा। और अगर आप वो 25,000 दे देते हैं तो समझिए आपका गेम बच चुका है। वो एक धोखाधड़ी है। इसी तरीके से मैसेज आता है कि आपको नौकरी दी जाएगी, लेकिन नौकरी से पहले आपको पंजीकरण करना पड़ेगा। आपको फ़ोन आता है और फ़ोन के जरिए कहा जाता है कि आपका कार्ड ब्लॉक
किया गया है। नए कार्ड के लिए आपको अपने कार्ड से संबंधित संवेदनशील जानकारी देनी होगी। जैसी आज जानकारी देते हैं आपका अकाउंट एकाएक खाली हो जाता है, मन दुखी हो जाता है। तो ये जो साइबर अपराध होते हैं इसमें शारीरिक या भौतिक चोट नहीं पहुंचती, लेकिन दर्द भौतिक अपराध से ज़्यादा होता है, समझ रहे हैं। तो ये साइबर अपराध बहुत ज़रूरी है। भौतिक अपराध के प्रति तो लोग जागरूक हैं, समझ गए हैं, लेकिन ये साइबर अपराध एक नवीन तरीके का अपराध है और इसके प्रति जो लोग जागरूक नहीं है, युवा पीढ़ी भी और पुरानी पीढ़ी अगर तुलना करें तो युवा पीढ़ी कुछ जागरूक है, लेकिन पुराने पीढ़ी के लोग ऐसी घटनाओं के शिकार होते हैं, आपके जान परिचित में भी हुए होंगे। तो ऐसी घटनाओं के प्रति ही जागरूकता लाने के लिए 15 से 21 अगस्त तक साइबर जागरूकता सप्ताह चलाया जा रहा है। कौन चला रहा है? तो रायपुर पुलिस चला रही है। और इस दौरान कौन सा अभियान होगा? तो सुनो रायपुर अभियान। ये जो सप्ताह चलेगा उस दौरान सुनो रायपुर अभियान चलाया जाएगा। कारण क्या है? तो इंटरनेट ने वर्तमान में काफ़ी चीज़ों को आसान बना दिया है, लेकिन साथ में बहुत सारी परेशानियां लेकर भी आया है। इंटरनेट पर साइबर अपराधों के झांसे से बचने के लिए सतर्कता और जागरूकता ही सर्वोत्तम उपाय है। आम जनता की जागरूकता से ही पुलिस को भी मदद मिलेगी और साइबर अपराध पर लगाम लग सकेगी। तो ये कारण आप जान रहे हैं कि इसका एक ही मात्र उपाय है साइबर अपराध से बचना की जागरूकता हो। तो उसी के लिए अभियान ये चलाया जा रहा है। कैसे किया जाएगा? तो वीडियो के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, शॉर्ट्स फिल्म के जरिए प्रदर्शनी लगाए जाएंगे, तो ऐसी गतिविधियां की जाएंगी। तो आइए थोड़ा सा साइबर गतिविधि, साइबर क्राइम को समझ लेते हैं। तो साइबर क्राइम जो होता है इसमें कंप्यूटर, मोबाइल या एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस इंटरनेट या इंटरनेट न हो, केवल इसी का प्रयोग करके जब संवेदनशील सूचनाओं की चोरी या धोखाधड़ी की जाती है तो उसको कहा जाता है साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम में मोबाइल का प्रयोग किया जाता है, कंप्यूटर का या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकता है, और उसमें अगर इंटरनेट को भी साथ ले लिया जाता है तो क्राइम और खतरनाक बन जाती है। तो इसके जरिए जब किसी व्यक्ति के संवेदनशील सूचनाओं की चोरी की जाती है या धोखाधड़ी की जाती है तो उसे साइबर क्राइम कहा जाता है। साइबर क्राइम में एक महत्वपूर्ण चीज़ है क्या? फिशिंग। तो फिशिंग क्या है? एक ही तो इन्हीं गतिविधियों को फिशिंग कहा जाता है साइबर क्राइम के तकनीकी भाषा में। फिशिंग के कई टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप होता है स्मिशिंग। स्मिशिंग का मतलब होता है ऐसे धोखाधड़ी जो SMS के माध्यम से किए जाते हैं। आपको नौकरियों के झांसे दिए जाएंगे, आपको लॉटरी के मैसेज आएंगे और अन्य प्रकार के मैसेज के जरिए जो भी धोखाधड़ी होती है उसको स्मिशिंग कहा जाता है। और जो फ़ोन कॉल के जरिए होता है उसको विशिंग कहा जाता है। विशिंग में कॉल के जरिए धोखाधड़ी की जाती है। तीसरा होता है फार्मिंग। फार्मिंग में इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है IP एड्रेस का, और इसमें जैसे मानिए LIC है तो एक LIC के जरिए ही एक फेक वेबसाइट बनाई जाती है IP एड्रेस का प्रयोग करके, और आप यहां अपना ID पासवर्ड डालेंगे, जैसे PNB का एक फेक वेबसाइट बना दिया जाएगा जो सेम ही दिखाई देगा PNB के ओरिजिनल वेबसाइट के जरिए। और जैसे ही आप वहां अपनी इंटरनेट बैंकिंग का ID पासवर्ड डालेंगे वो रिकॉर्ड कर लेगा, फिर उस ID पासवर्ड के जरिए आपके खाते से पैसे निकाल लिए जाएंगे। तो यह काम IP एड्रेस में बदलाव के जरिए किया जाता है। तो ये 3 प्रकार के। एक और होता है डेटिंग स्कैम। डेटिंग स्कैम में डेटिंग वेबसाइट का प्रयोग किया जाता है। इसमें दो जो
युवक और युवतियाँ आपस में जुड़ते हैं और जब वो बात करते हैं तो अपने जो दृश्य वो साझा करते हैं, फिर उस दृश्य को लेके बाद में ब्लैकमेल किया जाता है, तो वो भी एक तरीके का साइबर क्राइम है। तो डेटिंग, इसमें स्कैम, स्मिशिंग, विशिंग, फार्मिंग, ये सभी ये कुछ साइबर क्राइम, इसको आप ध्यान में रखेंगे तो यह यहाँ से प्रश्न कैसे आएगा, यह प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू और प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक परीक्षा में यह तिथि पूछी जाएगी और कौन आयोजन करता है यह पूछा जाएगा। या सुनो रायपुर अभियान कब चलाया गया था, तो 15 से 21 अगस्त तक चलाया गया था। उद्देश्य को पूछा जा सकता है। और मुख्य और साक्षात्कार में के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, वहां पर छत्तीसगढ़ की आंतरिक सुरक्षा को लेकर साइबर अपराध से जुड़ी घटनाओं का विश्लेषण, जागरूकता, ये सभी महत्वपूर्ण है। अगर आंतरिक सुरक्षा को बेहतर करना है तो साइबर पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि भौतिक अपराधों के साथ साथ साइबर अपराधों की भी घटनाएं हो रही हैं। आइए आगे चलते हैं और ये देख रहे हैं, यही साइबर अपराध में ये गृह मंत्री हैं और आंतरिक सुरक्षा का मामला है तो गृह मंत्री ही इन्वॉल्व रहेंगे। और ये पोस्टर का यहाँ पर एक बुकलेट का आप देख रहे हैं विमोचन कर रहे हैं। आगे चलते हैं और आप जानते हैं कि जो स्वतंत्रता दिवस था 15 अगस्त को, छत्तीसगढ़ सरकार ने 3 जो ऐसे गौठान हैं जो आत्मनिर्भर हो चुके हैं उनको राज्य के स्तर पर पुरस्कृत किया गया है। तो ऐसे 3 गौठानों के नाम आपको पता होने चाहिए। तो एक दुर्ग जिले के पाटन विकास खंड में है जिसका नाम है केसरा गौठान। दूसरा है रायपुर जिले के आरंग विकास खंड में जिसका नाम है चटौद गौठान नाम है। तीसरा है कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा के डोंडे में क्या है, हरणगढ़ गौठान। तो ये 3 गौठान है, केसरा गौठान, चटौद गौठान और हरणगढ़ गौठान। तो इन 3 गौठानों को पुरस्कृत किया गया है स्वतंत्रता दिवस के दिन। तो इन 3 गौठानों के बारे में जानकारी है। इन गौठानों को क्यों पुरस्कृत किया गया है, क्योंकि ये गौठानों ने आत्मनिर्भरता को हासिल किया है। आत्मनिर्भरता का मतलब है अब इनको सरकार पैसा नहीं दे रही है, ये अब अपने पैसे से गतिविधियां संचालित कर रहे हैं, उसी से लाभ कमा रहे हैं। और गौठान है उनको सरकार पहले पैसा देती है, फिर उनको कुछ साल लगते हैं आत्मनिर्भरता के लिए। तो जो बेहतर कार्य करेंगे वही आत्मनिर्भरता हासिल कर पाते हैं। तो जैसे भारत को भी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, तो भारत भी आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब भारत अच्छे से कार्य करेगा। तो आज़ादी का जब शताब्दी वर्ष होगा 2047 तक, तब तक चाहते हैं प्रधानमंत्री भारत आत्मनिर्भर बन जाए। तो ये जो गौठाने आत्मनिर्भर थे, इसीलिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने इनको पुरस्कृत किया गया है। तो ये केसरा गौठान के बारे में जानकारी है। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, चाहे पशुओं की रखरखाव के बारे में हो, चाहे गौठान में संचालित होने वाली आय मूलक गतिविधियां जैसे कि बकरी पालन, मछली पालन, इन सब में भी इन्होंने बढ़िया काम किया है। ऐसे ही जानकारी चटौद गौठान समिति के बारे में है और ये हरणगढ़ के बारे में है। तो ये इनके बारे में कुछ जानकारी है जिसको आप पढ़ लीजिएगा साथियों। अब अगली खबर के साथ फिर मिलते हैं हम लोग अगली एपिसोड में।